गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम शुरू करते हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो द नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर शुरुआत में ही सबसे पहले इसमें आपको इस चैप्टर की शुरुआत ही एक फ़ोटो से हो रखी है। फ़ोटो देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड में, और आपकी बुक में भी है ये फ़ोटो। तो इस फोटो में देखो क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये फ़ोटो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी। फ्रेडरिक सोरियो जो थे वो एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फोटो का निर्माण किया था। और उनका इस फोटो में वो क्या दिखाना चाहते हैं, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उनका ऐसा ड्रीम था कि जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो। अब इसमें आप देख रहे होगे फोटो में कि बहुत सारे लोग जो है हाथ में झंडा लिए एक रैली बना के चल रहे हैं, रैली में चल रहे हैं। तो इससे ये शो कर रहे हैं कि ये अपने झंडे को लेकर के ये अपने आप को रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक शो कर रहे हैं। और इसी में देखो आप, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब जो आगे निकल चुके हैं, यानी कि इनको रिपब्लिक मिल चुकी है, ये आज़ाद हो चुके हैं। और बाकी जो लोग हैं वो इनके पीछे पीछे आज़ादी का सपना लिए निकल रहे हैं। इस फोटो में एक यूटोपियन विज़न को शो किया गया है। यूटोपियन विज़न ऐसा विज़न होता है जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है तो होगा ही नहीं। जैसे कि पहले के समय में क्या था, लोग सोचते थे, लोग जब चिड़िया को देखते थे तो सोचते थे काश हम भी ऐसे उड़ते, तो काश हम भी ऐसे उड़ते, तो उन्होंने सोचा। लेकिन आज की डेट में क्या है, हम ऐसे उड़ सकते हैं। यानी कि सोच जो थी उस समय, जिस समय सोची गई उस समय इम्पॉसिबल थी, लेकिन बाद में वो पॉसिबल हुई, हो सकती है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकती। तो इसे ही कहते हैं यूटोपियन विज़न। तो यूटोपियन विज़न इसमें शो किया गया है। और इसमें देखो आप, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से रैली निकाल रहे हैं और सबने अपने हाथ में जो है वो फ्लैग पकड़ रखा है। बहुत सी कंट्रीज जो है वो आगे चली गई हैं। और इसमें देखो कुछ आपको नीचे ना डेस्पोटिक सिंबल्स भी दिखाई देंगे। डेस्पोटिक सिंबल्स क्या हैं, जो राजा महाराजा से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जैसे कि मुकुट, उनके राजा महाराजा के मुकुट और ये सब चीज़ें पड़ी हैं। ये शो कर रहा है कि जो मोनार्की गवर्नमेंट है उसका खात्मा हो जाएगा। यानी कि राजा महाराजा वाली जो बॉर्बन डायनेस्टी चल रही थी ये अब खत्म हो जाएगी। और इसके बाद जो है रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है वो, रिपब्लिकन सरकार जो है वो वर्ल्ड में बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, ये आपको समझाना है इस पिक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो यूरोप की कहानी है इसमें। जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखो, यूरोप में जो रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से हुई थी। फ्रांस यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, जैसे जैसे फ्रांस में, आप इसको आप वहाँ भी पढ़ सकते हो, या 9th की वीडियो देख करके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली वीडियो देख करके, उसमें भी आप इस चीज़ को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इस चैप्टर में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टॉपिक के रूप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यानी कि एक छोटा सा टॉपिक है। तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है तो आप थोड़ा सा ही पढ़ोगे। बट अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है, अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा है, तो आप 9th की वीडियो जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसको खोल के देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रांस में जो है रिवॉल्यूशन हुआ था, और इस रिवॉल्यूशन से जो नेशन का जो आइडिया था वो आइडिया सामने आ गया था। कैसे, देखो, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की फीलिंग लाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम किए गए कि ताकि लोग जो है वो अपने आप को आज़ाद समझें, और लोग जो है वो एक साथ जो है अपने, मतलब उनके अंदर ऐसी फीलिंग आए कि वो फ्रांस के नागरिक हैं, या वो एक देशभक्ति वाली फीलिंग जो होती है ना, वो फीलिंग आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ला पैट्रिया। ला पैट्रिया यानी फादरलैंड। जैसे कि हम अपने भारत को कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत को भारत माता कहते हैं। तो भारत माता जब कहते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग जागृत हो जाती है नेशनलिज्म की। सेम वही फीलिंग थी वहाँ पे
वहाँ पे फ्रांस में फ्रांस को फादरलैंड कहा गया। उसके बाद सेकंड था द सिटियन, सिटियन यानी द सिटीजन, जैसे कि हम कहते हैं ना हम भारत के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं? भारत के। तो ऐसे ही फ्रांस के नागरिकों को सेम नागरिक बनने के लिए ला सिटियन की एक पॉइंट दिया गया कि जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, सब सिटीजन, देखो जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा था, जो वहाँ के लोग थे उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो इन तीनों स्टेट को सेम करने के लिए, मतलब सभी लोगों को सेम समान रूप से लाने के लिए अब क्या किया गया, ले सिटियन की बात जो है वो सामने आ गई कि सभी सिटीजन जो हैं वो समान हैं, एक जैसे हैं। उसके बाद है द फ्रेंच ट्राई कलर, जो फ्रांस का फ्लैग था, ट्राई कलर फ्लैग था, वो फ्लैग भी आप सामने आ गया। जैसे हम देखते हैं, हम लोग अपने देश का तिरंगा झंडा देखते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, हमें उसे देख करके मतलब हमें लगता है कि हाँ हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे भी फ्लैग था, ट्राई कलर का फ्लैग था, जो कि नेशनलिज्म में, नेशन स्टेट में बहुत हेल्पफुल था। उसके बाद नेशनल असेंबली बनी वहाँ पे, आपने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली वहाँ पे बनी थी, जिस नेशनल असेंबली के 3 पार्ट थे और उसके ज़रिए सारा काम किया जाता था। हाइम्स, ओथ एंड कमेमोरेशन एंड ऑफ मार्टियर्स, यानी कि नए नए हाइम्स बनाए गए, नए नए ओथ्स बनाए गए, और जो लोग शहीद हो गए थे उनके प्रति श्रद्धा भक्ति, जैसे कि आप देखते हो कि अब हमारे यहाँ पुलवामा में अटैक हुआ था तो शहीद, वहाँ पे बहुत सारे शहीद हुए थे, तो हमारे प्रति हम जो हैं, हम उनके प्रति अपनी देशभक्ति दिखा रहे थे। नए नए हाइम्स वहाँ पे बनाए गए थे, जैसे कि हमारे देश में आप देखते हो हम भारत माता की कसम खाते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम भारत के लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो वहाँ पे फ्रांस में बनाई गई थी। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिफॉर्म लॉ, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि देखो अभी तक फ्रांस में क्या था, फ्रांस में उथल पुथल चल रही थी। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का कैसे बन गया, सेंट्रलाइज बन गया, यानी कि वहाँ पे एक केंद्र की सरकार बन गई, सारी पावर्स जो है वो उसके पास आ गई। तो इससे क्या हुआ, इससे एक केंद्र में सरकार है, हर जगह जो है वही काम करेगी। अलग अलग स्टेट्स में भी सरकार है, लेकिन जो सेंट्रलाइज पावर है उसका पूरे तरह से कमांड रहता है। इसके बाद यूनिफॉर्म लॉ बन गए थे। अभी तक क्या था, अभी तक कोई वहाँ पे यूनिफॉर्म लॉ नहीं थे, मेजरमेंट नहीं था, लेकिन जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने यूनिफॉर्म लॉ और मेजरमेंट के जो पर्टिकुलर वो थे प्रोस्पेक्टस थे वो सब उसने लागू कर दिए थे। नेक्स्ट है अबोलिशन ऑफ इंटरनल ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़। अब जो इंटरनल ड्यूटीज़ थी, जैसे कि जो देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ड्यूटीज़ लगाई जा रही थी, सामान पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे, वो सब ड्यूटीज़ जो थी, वो सब ड्यूज़ जो थे वो सारे एबॉलिश कर दिए गए, हटा दिए गए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, वेट और वही बात है, वेट और मेजरमेंट के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वो लागू किया गया। यूज ऑफ पर्शियन फ्रेंच का भी यूज़ किया गया। तो ये तो बच्चों कुछ थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कैसे नेशन स्टेट बनाया गया, कैसे वो बिलोंगिंग। अब देखो देश तो बन गया, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में सबसे पहले समस्या है किसकी, कि देश कैसे बना रहे भाई। अगर हमारे में एकजुटता नहीं होगी, एक रूपता नहीं होगी, एक समानता नहीं होगी, तो क्या होगा, कोई भी दूसरा देश या कोई भी दूसरा राजा आकर के हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का होना देश में बहुत ज़रूरी था। अब देखो ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा सा, ठीक है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यूरोप में क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब ये आप देखो दूसरी स्लाइड में देखोगे। तो बच्चों देखो फ्रेंच जो था फ्रांस का, अपने अभी मैंने आपको बताया। अब इस फ्रांस का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा यूरोप पे। अब देखो फ्रांस जो है यूरोप का एक पावरफुल देश है, ठीक है। बहुत मतलब इसमें अगर फ्रांस में कोई भी एक्टिविटी होगी तो उसका पूरे यूरोप पे उसका इफेक्ट पड़ता है। एक कहावत भी है कि इफ फ्रांस स्नीज देन रेस्ट ऑफ यूरोप बिकम कोल्ड, यानी कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप जो है उसको सर्दी कोल्ड हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, यानी कि ये शुरुआत में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है इसका यूरोप पे बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा था। क्या इम्पैक्ट पड़ा था, मिशन टू लाइबरेट यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम डेस्पोटिज्म।
अब जो जैसे फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में जो मोनार्की गवर्नमेंट थी या फिर जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको वो हटने से क्या हुआ कि पूरे यूरोप में एक लहर सी दौड़ गई कि पूरे यूरोप के सभी देशों ने सोचा कि जैसे फ्रांस रिवॉल्यूशन करके रिपब्लिक हो गया, फ्री हो गया, तो वैसे ही हम भी इन डेस्पोटिज्म से छुटकारा पा सकते हैं। एक लाइब्रेट वाली फीलिंग जो है वो आगे सामने आ गई। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे लाइब्रेरिज्म में। स्टूडेंट सेटअप जैकोबियन क्लब इन अदर कंट्रीज। अब जो जैसे कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था जैकोबियन क्लब्स बने थे, तो ये जैकोबियन क्लब्स जो है इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पूरे यूरोप में कई कंट्रीज में जैकोबियन क्लब्स जो है वो बनने शुरू हो गए थे। दीज क्लब हैड द फ्रेंच इन्वेंशन ऑफ देयर कंट्रीज। अब ये जो क्लब्स थे, इन क्लब्स का क्या फ़ायदा हुआ कि ये फ्रेंच इन्वेंशन को, मतलब कि फ्रांस की बातों को दूसरे देशों तक पहुंचाते थे। फ्रांस में जिस तरीके से नेशनलिज्म आई थी या जो भी वहाँ पे जो भी हुए थे, रिवॉल्यूशन हुए थे, उन चीज़ों को इन्होंने दूसरे देशों तक पहुँचाने का काम किया। दूसरे देशों जो देश ऐसे थे जो कि गुलाम थे या अभी भी वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी थी, उन देशों को थोड़ा सा मोटिवेट करने का काम इन जैकोबियन क्लब्स ने ही किया था। अब देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टस है वो है नेपोलियनिक कोड। जैसे कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि एट लास्ट में क्या हुआ था, नेपोलियन आया था। पहले वहाँ पे क्या था, किंग लुइस 16 था। उसके बाद किंग लुइस 16 जो है उसको हटा करके वहाँ पे किसका शासन हो गया, मिडिल क्लास ने नेशनल असेंबली बनाई, उसका शासन हो गया। फिर आ गया जैकोबियन क्लब ने मिडिल क्लास को हटा करके अपने हाथ में गद्दी ले ली, और जैकोबियन क्लब के हटने के बाद में फिर नेशनल असेंबली आ गई थी। और नेशनल असेंबली के लास्ट में हटने के बाद कौन आया था, नेपोलियन आया था, जो कि वहाँ का आर्मी जनरल था और उसने अपने आप को वहाँ का राजा बना लिया था। देखो, हालांकि नेपोलियन जो था वो एक डिक्टेटर था, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे, ऐसे अच्छे काम किए थे कि जिनको और जो यूरोप के देश थे उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। मतलब उन लोगों ने उसके जो आइडियाज़ थे, उसके जो कोड थे, उसकी जो बातें थी, उसको उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और लोगों ने। आप देखो क्या था नेपोलियन कोड, क्या था नेपोलियनिक कोड, हम पढ़ते हैं। इसमें क्या था, रिटर्न ऑफ मोनार्की। सबसे पहले जो था नेपोलियन, जैसे कि मैंने अभी बताया नेपोलियन कौन था, डिक्टेटर था, तो इसने फिर से मोनार्की गवर्नमेंट की वापसी कर दी थी। नेपोलियन ने जो मोनार्की गवर्नमेंट लुई 16 के टाइम पे थी उसको दोबारा से वो ले आया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसने मोनार्की गवर्नमेंट तो वो ले आया था, लेकिन इसके अलावा उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए थे। क्या क्या रिफॉर्म किए थे, रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो कि लुई 16 के टाइम पे चल रहा था कि जो भी अधिकार थे वो किस बेसिस पे मिलते थे, बर्थ के बेसिस पे मिलते थे। तो उसने इस चीज़ को हटा दिया था। उसने क्या कहा था कि बर्थ के बेसिस पे किसी को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी, उसने सबको समान अधिकार दे दिया और इसके कोड के तहत सबको समान अधिकार होगा और जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो सबको होगा। पहले क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या था कि प्रॉपर्टी का अधिकार किसको था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को था। थर्ड स्टेट में मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके बाद है एबोलिश फ्यूडल सिस्टम बाय फ्रीइंग पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मोनोरियल ड्यूज। अब उसने फ्यूडल सिस्टम क्या था, सामंतवाद, यानी कि जो वहाँ पे सेकेंड स्टेट के जो लोग थे वो क्या करते थे, पीजेंट के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखते थे। उसको भी उसने फ्यूडल सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया। इसके अलावा मोनोरियल ड्यूज, जितने भी ड्यूज थे, इन पे अननेसेसरी जितने ड्यूज लगे थे उनको भी उसने ख़त्म कर दिया। रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस इन टाउन्स, जो टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस था उसको भी उसने ख़त्म कर दिया। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया उसने। जो पहले से था उसने देखा कि ये क्या है, ये हमारे देश की लाइफलाइन है, इकोनॉमिक लाइफलाइन है, तो इसको भी उसने इम्प्रूव किया। यूनिफॉर्म लॉ, वेट एंड मेजर ऑफ नेशनल,
नेशनल में, मतलब पूरे देश में, फ्रांस में यूनिफॉर्म लॉ उसने, क्योंकि अभी तक फ्रांस में क्या था, कोई वेट का कोई मेजरमेंट नहीं था, कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये सब चीज़ें नेपोलियन ने अपने कोड में उसने कंडक्ट की थी और ये सारी बातें उसने कही थी। तो ये बातें जो थी बच्चों, इन बातों ने यूरोप के और देशों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किया, बहुत ज़्यादा उनको, यूरोप के दूसरे देशों को उन्होंने अट्रैक्ट किया और दूसरे देशों ने भी इन कोड को फॉलो करने की कोशिश की। अब आगे देखते हैं रीसेंटमेंट अगेंस्ट फ्रांस एंड नेपोलियन। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अब क्या था कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन को पहले तो लोगों ने बहुत ज़्यादा वो किया, बहुत ज़्यादा उसका सपोर्ट किया, समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता, नेपोलियन जो है वो एक डिक्टेटर बनता जा रहा था। वो डिक्टेटर था, वो क्या करता था, देखो उसने बहुत अच्छे काम किया, अभी हमने नेपोलियनिक कोड में पढ़ा, बहुत अच्छे काम किए, लोग उसका सपोर्ट भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, उसने अपने साम्राज्य का विकास करना शुरू कर दिया, अपनी जो डायनेस्टी थी उसको उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। अब बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, अगल बगल के देशों पे उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। उनको अपने में जो देश ऐसे थे जो कि कॉलोनियल रूल में थे या किसी दूसरे देश के अंडर में थे, उनके ऊपर उसने आक्रमण करके उसको अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी पॉलिसीज अच्छी थी, वो देश खुश थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो देश जो थे, वो देश उन देशों ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हम जो है वो इस सरकार से हट करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम लोग फ्रांस को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो नेपोलियन के अगेंस्ट थे, नेपोलियन के जो विरुद्ध थे, जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, अब वही लोग जो थे वो उसके अगेंस्ट हो गए थे। तो अगेंस्ट क्यों हुए थे, सबसे पहले था लॉस ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। जो उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम जो थी वो खत्म हो रही थी। जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा था नेपोलियन। तो जो उनकी जो अपने देश की फ्रीडम थी, वो फ्रीडम उनकी खत्म हो रही थी। जैसे कि जर्मनी है, सपोज करो जर्मनी है, अब नेपोलियन ने जर्मनी पे कब्जा कर लिया, जर्मनी को रिपब्लिक बना दिया, तो वो वहाँ पे कैसी सरकार बनाएगा, वो वहाँ पे फ्रेंच सरकार, फ्रेंच गवर्नमेंट ही तो बनाएगा। तो जो जर्मनी के लोगों की जो अपनी पॉलिटिकल वो थी, फ्रीडम थी, वो खत्म हो गई। अब वो क्या बन गए, वो फ्रेंच बन गए। दूसरा था इंक्रीज टैक्सेस। उसने जो है बहुत सारे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे। क्यों कर दिए थे, क्योंकि आपने देखा कि लुईस 16 के टाइम पे जो है फ्रांस बहुत बड़े कर्जे में डूब गया था। उसके बाद धीरे धीरे जो था ये कर्जा जो है रिवॉल्यूशन की वजह से ये कर्जा जो है इंक्रीज होता गया। तो उस कर्जे को उसने ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया, उसने टैक्सेस लगा दिए थे, लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे। उसके बाद है सेंसरशिप ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़। जो न्यूज़ और व्यूज़ की जो सेंसरशिप थी। अब देखो कोई आदमी जो है, अब अगर मान लो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी होने के साथ साथ हमें ये अधिकार है कि हम कुछ भी अपने व्यूज़ जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। अब न्यूज़ देखते हो आप लोग, न्यूज़ चैनल में क्या होता है, न्यूज़ चैनल में लोग जो है वो होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट बात करते हैं, सही बात करते हैं, चाहे वो सरकार के अगेंस्ट हो, मोदी सरकार के खिलाफ हो, तब भी वो वही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंसरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो हमारा प्रेस और मीडिया है वो क्या है, फ्री है। बट फ्रांस में ऐसा नहीं था। नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने जो वहाँ की न्यूज़ और व्यूज़ की जो सेंसरशिप थी वो अपने पास रखी थी, और उसने जो है उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी कि वो उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं दिखा सकते थे। उसके बाद है फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी टू फाइट फॉर। आप देखो जैसे कि अभी मैंने बताया कि नेपोलियन क्या करता था, नेपोलियन ने अपने फ्रांस में तो उसने साम्राज्य बनाया ही बनाया, इसके अलावा भी वो और देशों पे कंट्रोल करना चाहता था, और देशों को वो अपने फ्रांस में मिलाना चाहता था, रिपब्लिक करना चाहता था। तो इसके लिए उसको किसकी जरूरत थी, आर्मी की जरूरत थी। इसके लिए उसको लोगों की जरूरत थी। तो इन लोगों को उसने क्या किया, फ्रांस के लोगों को जबरदस्ती उसने आर्मी ज्वाइन करने के लिए उसने मजबूर किया, या आर्मी ज्वाइन करने के लिए उसने लोगों को जो है वो फोर्सफुली जो है वो लोगों पे प्रेशर बनाया। तो ये था बच्चों कि नेपोलियन के खिलाफ जो लोग थे उनके क्या क्या व्यूज़ थे। यानी कि नेपोलियन ने अच्छा काम तो किया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसने नेपोलियन को, इन्हीं कारणों से नेपोलियन जो था वो हारा था।
आप देखते हैं यूरोपियन सोसाइटी। अब ये तो आपका हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरोपियन नेशनलिज्म में। अब हम बढ़ते हैं यूरोप की तरफ। यूरोपियन सोसाइटी, सबसे पहले देखते हैं यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी। यूरोपियन सोसाइटी जो थी, यहाँ पे दो तरह के लोग थे। सबसे पहले थे अपर क्लास, ठीक है। नॉर्मली यूरोपियन सोसाइटी में दो टाइप के लोग थे। फर्स्ट था अपर क्लास। अपर क्लास देखो क्या था, द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर द डोमिनेंट ग्रुप, ठीक है। जो एरिस्टोक्रेसी थे, एरिस्टोक्रेट थे, वो इस ग्रुप के लोग होते थे। दे हैड कॉमन इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल। इनकी जो इंटरेस्ट थे या लाइफस्टाइल जो भी आप कह दो, तो ये जो था ये एक कॉमन होता था इन लोगों का। ओन लार्ज कंट्री स्टेट एंड टाउन हाउसेस। इनके जो है इनके लार्ज स्टेट होते थे, मतलब कि ये जमींदार टाइप के होते थे, बहुत बड़े बड़े इनकी ज़मीनें होती थी। और ये जो थे ये क्या है, इनके टाउन्स में हाउसेस भी होते थे, घर भी होते थे। मतलब ये एरिस्टोक्रेट जो होते थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग होते थे। कनेक्ट बाय मैरिजेस टाइज। अब ये क्या करते थे, ये एक दूसरे से एरिस्टोक्रेट कैसे जुड़ते थे, मैरिजेस की वजह से जुड़ते थे। जैसे कि आपने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुई 16 की मैरिज किससे हुई थी, ऑस्ट्रियन के एम्परर मैरी एंटोनेट से। तो उसका संबंध किससे बना था, उसका संबंध बन गया ऐसे ऑस्ट्रिया से। तो क्या होता था, ये एक दूसरे से मैरिजेस की वजह से भी एक दूसरे से एरिस्टोक्रेट जो थे ये जुड़ते थे। मोस्ट ऑफ देम स्पोक फ्रेंच। और ज़्यादातर लोग जो थे वो क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। तो ये तो था अपर क्लास, ठीक है। अब लोअर क्लास देखते हैं। लोअर क्लास कैसा था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पीजेंट। अब लोअर क्लास के जो लोग होते थे वो कौन होते थे, वो ज़्यादातर पीजेंट्स होते थे, यानी कि गरीब किसान होते थे, गरीब लोग होते थे। मोस्ट वर लैंडलेस एंड वर्क एज सर्व्स। बहुत इसमें ऐसे लोग होते थे कि इनके पास अपनी ज़मीन कोई नहीं होती थी, और ज़्यादातर ये लोग जो होते थे ये दूसरों की ज़मीनों पे या दूसरों के खेतों में काम करते थे। तो इसको आप देखो, नेक्स्ट स्लाइड में एक पिक्चर है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, इसमें अपर क्लास की पिक्चर भी दे रखी है और लोअर क्लास की पिक्चर भी दे रखी है। इससे आप देख सकते हो कि अपर क्लास के लोग जो थे वो कैसे थे और जो लोअर क्लास के लोग थे वो कैसे थे। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राइज ऑफ द मिडिल क्लास। अब देखो हमारे अब यूरोप में क्या था, दो तरह के लोग थे। कौन से, अपर क्लास यानी एरिस्टोक्रेट और लोअर क्लास यानी कि पीजेंट्स। अब क्या हुआ, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तहत एक तीसरा ग्रुप सामने आया जो था मिडिल क्लास, ठीक है। ये देखो कैसे आया, ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन। जैसे जैसे सिटीज़ और टाउन्स बढ़ते गए वैसे वैसे इस मिडिल क्लास ग्रुप का जन्म हुआ। सिटीज़ बनी, टाउन्स बने, इंडस्ट्रीज़ बनी, लोग पढ़ने लिखने लग गए। तो इन तरीक़ों से इस मिडिल क्लास का ये मिडिल क्लास जो है ये सामने आया। इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस, इसमें क्या हुआ, इसमें कॉमर्शियल क्लासेस को भी इसने इमर्ज कर लिया, यानी कि इसमें मिडिल क्लास में जो कॉमर्शियल क्लासेस थे जैसे बिजनेसमैन थे, आर्टिशंस थे, ये सब भी इस ग्रुप में आ गए। राइज ऑफ मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब इस मिडिल क्लास का जैसे ही राइज हुआ, यानी कि इस मिडिल क्लास का उदय ही हुआ था इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजनेसमैन से और प्रोफेशनल से। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी कि जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे, जितने भी बिजनेसमैन थे जो बिजनेस करते थे, और जो भी प्रोफेशनल थे, आर्टिस्ट थे, लॉयर थे, टीचर्स थे, पढ़े लिखे लोग जो थे वो सब इस ग्रुप में, इस मिडिल क्लास ग्रुप में थे। दे वर एजुकेटेड एंड लाइबरल माइंडेड। ये जो लोग थे ये क्या थे, एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे जैसे कि प्रोफेशनल्स थे, और लाइबरल माइंडेड यानी कि लाइबरल का मतलब होता है फ्री माइंडेड थे, यानी कि इनका मानना था कि जो हमारा जो देश है या हमारा जो सराउंडिंग्स है वो कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए हम लोगों के लिए। दे वॉन्टेड द रिमूवल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। ये एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को हटाना चाहते थे। जो सरकार हमारे यहाँ चल रही है, मोनार्की गवर्नमेंट चल रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो बर्थ के बेस पे अधिकार दिए जा रहे हैं, उसको ये लोग हटाना चाहते थे। कौन से, मिडिल क्लास। तो ये जो मिडिल क्लास था इसका उदय हुआ था यूरोप में, उसमें मिडिल क्लास का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तहत इस मिडिल क्लास का उदय हुआ था। इसको भी हम देखो पिक्चर में देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड में एक पिक्चर है, तो इसमें आप इसको ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो।
चलो आगे देखते हैं लाइबरल नेशनलिज्म। लाइबरल का मतलब होता है बच्चों, देखो अभी मैंने बताया लाइबरल का मतलब होता है फ्री, ठीक है। तो जो लोग लाइबरल थे, जो लोग लाइबरल को मानते थे कि मतलब दुनिया कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, वो देखो क्या था, सोशल लाइबरलिज्म। सबसे पहले देखते हैं सोशल लाइबरलिज्म क्या था। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लरिकल क्लरिकल प्रिविलेजेस, ठीक है। इसके इन लोगों का मानना था लिबरलिज्म जो है वो, लिबरलिज्म का जो सोशल लिबरलिज्म है उसका है, उसका वो क्या मानते थे कि जो एरिस्टोक्रेसी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, एरिस्टोक्रेसी पूरी तरह ख़त्म होना चाहिए, और किसी भी तरह का जो प्रिविलेजेस है यानी कि जो अधिकार मिले हुए हैं, बाय बर्थ मिले हुए हैं या बाय सोसाइटी मिले हुए हैं, उस तरीके के अधिकार कोई भी नहीं होने चाहिए। फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लोगों को जो है पूरी तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, हर इंडिविजुअल को यानी कि हर एक इंसान को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और वो लॉ के से पहले यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग लोग जो है वो एक समान होने चाहिए। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कि प्रेस को भी फ्रीडम होनी चाहिए। देखो लाइबरलिज्म का मतलब होता है फ्री, और जो लाइबरल लोग थे उनका मानना था कि जो आज़ादी है वो हमारी भी आज़ादी होनी चाहिए और प्रेस की भी आज़ादी होनी चाहिए। जब तक देखो प्रेस जो है वो क्या है, मास कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया है, तो हमें जितनी भी जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो प्रेस से मिलती है। तो प्रेस जब तक फ्री नहीं होगी तब तक वो कोई भी सही इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचाएगी। तो ये तो था बच्चों सोशल लाइबरलिज्म। अब है पॉलिटिकल लाइबरलिज्म। पॉलिटिकल लाइबरलिज्म देखो क्या होता है, गवर्नमेंट बाय कंसर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए, और जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो लोगों ने चुने, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहाँ होने चाहिए, वो पार्लियामेंट में होने चाहिए। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में काम करें। इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल सफरेज वुमेन एंड नॉन प्रोपर्टेड मैन। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है कि जो लोग हैं उनको सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसमें मैन भी हो, वुमेन भी हो, और प्रॉपर्टीड लोग भी हो और नॉन प्रॉपर्टीड लोग भी हो। क्योंकि फ्रांस में क्या था, फ्रांस में जो नॉन प्रॉपर्टीड लोग थे उनको यूनिवर्सल सफरेज का अधिकार नहीं था। तो जो लिबरलिज्म थे इनका कहना था कि जो लोग हैं उनको, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे प्रॉपर्टीड हो, चाहे नॉन प्रॉपर्टीड हो, सबको जो है वो वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये तो थे बच्चों पॉलिटिकल लिबरलिज्म। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म देखो क्या है, फ्रीडम ऑफ मार्केट। सबसे पहले ये लोग चाहते थे कि मार्केट को पूरी तरह से फ्रीडम दे दें, किसी भी तरह का उस पर पाबंदी ना लगाएं कि उसको कंट्री साइड से सामान ला के टाउन्स में बेचना है या सरकार के रेट के अकॉर्डिंग ही बेचना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड, जो सामान है वो इधर से उधर जो जा रहा है उस पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। लोग जो है वो अपने सामान को अपनी इच्छा के अनुसार रेट्स पे जहाँ मर्जी वहाँ पे बेच सकें। यूनिफॉर्म ड्यूटीज, वेट्स एंड मीजर्स, जो वेट और मीज़र के लिए जो एक पर्टिकुलर लॉज होने चाहिए या पर्टिकुलर पैमाना होना चाहिए। पहले क्या था, पहले कहीं का कुछ था, तो वो जो है वो सिस्टम जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता था। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो अभी थ्रू लिबरलिज्म नहीं होना चाहिए। जो लिबरल्स थे उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये तो था लिबरल नेशनलिज्म। अब एक अगला टॉपिक है ज़ोलबर्न। देखो ज़ोलबर्न क्या था।
डिमांड फॉर अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलोंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड कैपिटल बाय द मिडिल क्लास। ठीक है, इसमें ज़ोल्बरेन में क्या था, लोग जो थे, मिडिल क्लास लोग जो थे, वो चाहते थे कि ऐसी टेरिटरी बनाई जाए, डिमांड फॉर अ यूनिफाइंग इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, ऐसी टेरिटरी बनाई जाए, ऐसी यूनिफाइड टेरिटरी बनाई जाए जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड कैपिटल बाय द मिडिल क्लास, जिसमें जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो अपने गुड सामान, अपने सामान का, अपने लोगों का और अपने कैपिटल का आसानी से इधर से उधर वो कर सके, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्जी से, अपने उससे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। इन 1834 अ कस्टम यूनियन कॉल्ड ज़ोल्वेरिन। ठीक है, कस्टम यूनियन बनी थी जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन, वॉज फाउंड बाय प्रूशिया एंड जॉइंड बाय अदर जर्मन स्टेट। ये 1834 में बनी थी कस्टम यूनियन जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन, और इसने प्रूशिया के साथ जर्मन स्टेट को अपने साथ कंबाइन कर लिया था। मतलब कि प्रूशिया और जर्मन स्टेट में इस टाइप के लॉ जो है, इस टाइप की यूनियन जो है वो बनाई गई थी। इसमें क्या हुआ था, टैरिफ बैरियर वॉज अबॉलिश। जो टैरिफ बैरियर था, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बैरियर लगा दिए गए थे, जो पाबंदियां लगा दी गई थी, उस पाबंदियों को एबॉलिश कर दिया गया था। करेंसीज रिड्यूस फ्रॉम 30 टू ओनली 2। जो करेंसीज थी जो इस टैरिफ में लगाई गई थी, यानी जो करेंसीज थी उसको भी रिड्यूस कर दिया गया था। जो कि पहले 30 लगता था वो अब कितना लग गया था, 2 लग गया था। क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क टू इम्प्रूव यूनाइट द ज़ोल्वेरिन। ज़ोल्वेरिन को यूनाइट करने के लिए रेलवे नेटवर्क को भी इम्प्रूव किया गया था। जो रेलवे नेटवर्क था उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया गया था। तो ये तो था बच्चों आपका ज़ोल्वेरिन। अब आगे पढ़ते हैं कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, अब देखो कंजर्वेटिज्म क्या था। अभी आपने क्या पढ़ा था, लाइबरलिज्म पढ़ा था। तो बच्चे देखो 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म जो थे, कंजर्वेटिज्म कौन थे और वो क्या कहते थे, क्या चाहते थे। दे बिलीव दैट द मोनार्की चर्च एरिस्टोक्रेट सोशल हेरिटेज प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। अब देखो कंजर्वेटिज्म के कौन थे, कंजर्वेटिज्म वो लोग थे जो कि क्या चाहते थे, जो मोनार्की गवर्नमेंट, जो किंग थे, जो गवर्नमेंट डायनेस्टी थी, उसको दोबारा से प्रिजर्व किया जाए, यानी कि उनको दोबारा से लाया जाए। वो इस चीज़ को मानते थे जो कंजर्वेटिज्म थे। wanted to preserve Napoleon's एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। वो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को मानते थे और उसको ही लागू करना चाहते थे। इन 1815 इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया साइंड द ट्रीटी ऑफ वीना अनडूइंग द चेंज मेड बाय नेपोलियन। 1815 में इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, इन 4 देशों ने एक ट्रीटी साइन की थी वीना में, जिसमें उन्होंने जो नेपोलियन ने चेंजेस लाए थे, जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे, उस चेंजेस को अनडू कर दिया था, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया था। बफर स्टेट वॉज सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन। अब क्या किया गया था, फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी वहाँ पे बफर स्टेट्स बना दिए गए थे। बफर स्टेट कैसे कि इन लोगों ने सोचा, जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने सोचा कि फ्रांस जो है, फ्रांस अब जैसे नेपोलियन के टाइम पे फ्रांस किसी पे भी हमला कर देता था, किसी भी देश पे, तो उन्होंने फ्रांस की बाउंड्रीज पे छोटे छोटे देश बना दिए कि अब अगर जब तक फ्रांस हम तक पहुंचेगा तब तक उसको इस देश से निपटना पड़ेगा। तो जब तक वो इस देश से निपटेगा तब तक हम जो है वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि फ्रांस में देखो उनका मानना था, फ्रांस में जो सरकारें आती रहती हैं, सरकारें कोई ना कोई सरकार तो रहेगी और कोई ना कोई हम पे आक्रमण करेगा, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बफर स्टेट्स बना दिए थे। जैसे कि देखो इंडिया है, अब इंडिया और चाइना, ठीक है, अभी जैसे इंडिया चाइना में युद्ध चल रहा है, तो बीच में क्या है, बीच में नेपाल है, तो नेपाल जो है वो एक बफर स्टेट हो गया। अब इंडिया अगर लड़ने के लिए चाइना में जाएगा तो उसको नेपाल से होकर गुजरना पड़ेगा। जब तक वो नेपाल क्रॉस करेगा तब तक चाइना जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा इसके लिए। ट्राई टू रिस्टोर मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। अब ये कंजर्वेटिज्म जो थे ये चाहते थे कि जो मोनार्की गवर्नमेंट है उसको दोबारा से लाया जाए, उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, जिसको नेपोलियन ने उठा के फेंक दिया था या नेपोलियन ने जिसको ख़त्म कर दिया था।
तो ये जो थे ये कुछ कंजर्वेटिज्म जो थे वो चाहते थे। उसके बाद चेंजेस ब्रॉट बाय कंजर्वेटिज्म ने क्या क्या चेंजेस किए। सबसे पहला है रिटर्न ऑफ एरिस्टोक्रेटिक रेजाइम्स। उन्होंने दोबारा से एरिस्टोक्रेटिक रेजाइम को फॉर्म में ला दिया, रिटर्न कर दिया उसको। डिड नॉट टॉलरेट डिसेंट और क्रिटिसिज्म। सेंसरशिप लॉस बजट इनटू लिमिट द स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडिया। जो लिबरल आइडियाज़ थे, जो लिबरलिज्म ने आइडियाज़ बनाए थे, जो फ्री कर दिया था, उसके ऊपर भी उन्होंने दोबारा से सेंसरशिप लगा दी। उसके आइडियाज़ को फैलने से को लिमिट कर दिया, कम कर दिया। तो ये तो कुछ ऐसे चेंजेस थे जो कि कंजर्वेटिव्स ने किए थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा द रिवॉल्यूशनरीज। अब इसमें देखो क्या था। द रिटर्न ऑफ मोनार्कीज ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। जो मोनार्की गवर्नमेंट थी, अब जो मोनार्की गवर्नमेंट जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि कंजर्वेटिव्स ने क्या किया था, मोनार्की गवर्नमेंट को वो ले आए थे। अब मोनार्की गवर्नमेंट के आने से क्या हुआ था, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो मोनार्की गवर्नमेंट से पहले जो लिबरलिज्म थे, उनको उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया, यानी कि उनको उन्होंने वहाँ से हटा दिया। सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म। अब जब लिबरलिज्म जो थे, लिबरल्स जो थे वो हट गए, निकल गए, ख़त्म हो गए, वहाँ से अंडरग्राउंड हो गए, तो क्या हुआ, उन लोगों ने जाकर के सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दिया। सीक्रेट तरीके से सोसाइटीज़ बनाई, कुछ ऐसे टीम्स बनाई जिनका काम था, इनका एम क्या था, देयर एम वॉज टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड इक्वालिटी। इनका एम ये था कि ये लिबर्टी और इक्वालिटी के विरुद्ध खिलाफ जो थे वो फाइट करते थे। वांटेड टू एस्टेब्लिश नेशन स्टेट, और ये चाहते थे कि नेशन स्टेट जो है वो बनाए जाए। यही लोग जो थे, जो लिबरल क्लास के लोग थे, यही जो है वो रिवॉल्यूशनरी बने और इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। इनका एम था लिबर्टी और इक्वलिटी के लिए लड़ना, और ये चाहते थे कि नेशन स्टेट जो है वो बनाया जाए। अब इसमें जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है जिप्सी मैज़नी, ठीक है। जिप्सी मैज़नी के बारे में देखो, हम देखते हैं। ही वॉज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी। ये जो थे ये इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। मेंबर ऑफ कार्बोनरी फाउंड ऑफ यंग इटली एंड यंग यूरोप। ये जो थे ये कार्बोनी के मेंबर थे और इन्होंने यंग इटली बनाई और यंग यूरोप भी बनाई। ये दो सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप। बिलीव दैट गॉड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ये इनका मानना था कि गॉड जो है, गॉड चाहता है कि जो लोग हैं वो नेचुरल तरीके से देश में रहें, यानी कि फ्री तरीके से, नेचुरल तरीके से। गॉड ने जो लोगों को है वो जहाँ भेज रखा है, जिस देश में भेज रखा है, वहाँ पे वो फ्रीली नेचुरल तरीके से रहे, यानी कि देश जो है वो पूरी तरह से आज़ाद हो। डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर। जो कंजर्वेटिज्म थे, कंजर्वेटिज्म को मोस्ट डेंजरस एनिमी कहा गया। इन्होंने जो जिप्सी मैज़नी थे, इन्होंने कंजर्वेटिज्म को सबसे बड़ा एनिमी, तो हम इसको देखो डिस्क्राइब कर सकते हैं जिप्सी मैज़नी को या इसकी विचारधारा को इन प्रोस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के नज़रिए से अगर हम इसको देखें तो ये बहुत बड़े उसके दुश्मन थे, ये बहुत बड़े उसके शत्रु थे। कौन थे? रिवॉल्यूशनरी जिप्सी मैज़नी, जिन्होंने ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई। ये क्या करते थे? ये उसके खिलाफ जो है, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ जो है वो बातें करते थे। तो ये इसलिए ये जो थे ये उसके सबसे बड़े शत्रु थे, यानी कि दुश्मन थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830-1848। तो बच्चों इस तरीके से ये मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट
पार्ट बनाया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने काफ़ी कुछ आपको समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग एक पिक्चर से हुई थी, एक फोटो से हुई थी, जो कि फ्रेडरिक सॉरियो ने बनाया था और इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की थी। उसके बाद हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन के बारे में पढ़ा था कि फ्रांस में जो है कैसे कैसे आइडिया ऑफ नेशन के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लाई गई। फिर हमने पढ़ा था फ्रेंच इम्पैक्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यूरोप पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था। उसके बाद हमने नेपोलियनिक कोड्स भी पढ़े थे कि नेपोलियन ने क्या क्या कोड्स बनाए थे। उसके बाद नेपोलियन के कोड के अगेंस्ट जो लोग थे फ्रांस के, उन लोगों ने क्या क्या रिसेंटमेंट दिए थे। फिर हमने यूरोप की कहानी शुरू की थी। यूरोपियन सोसाइटी जो है, यूरोपियन सोसाइटी कितने भागों में थी, 2 भागों में थी, बटी हुई थी, अपर क्लास और लोअर क्लास। और उसी के बीच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू एक मिडिल क्लास जो थी सोसाइटी वो सामने आई थी। उसके बाद हमने लिबरलिज्म पढ़ा था, लिबरल नेशनलिज्म पढ़ा था, जिसमें सोशल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म हमने पढ़े थे। फिर हमने एक बीच में छोटा सा टॉपिक था सोवरेन, वो भी पढ़ा था। इसके बाद लिबरलिज्म जो था, उसके बाद कौन आया, कंजर्वेटिज्म आए। कंजर्वेटिज्म जो थे वो आफ्टर 1815 आए थे। तो कंजर्वेटिज्म क्या क्या मानते थे, उनका क्या क्या मानना था, वो किस किस चीज़ में बिलीव करते थे। उसके बाद कंजर्वेटिज्म ने क्या क्या चेंजेस किए। इसके बाद रिवॉल्यूशनरीज आए। रिवॉल्यूशनरीज में सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरी कौन थे, जिप्सी मैज़नी। और जिप्सी मैज़नी को कंजर्वेटिज्म का एनिमी कहा गया, या इनकी कंजर्वेटिज्म की जो विचारधारा थी उसका सबसे बड़ा शत्रु कहा गया। तो इस तरीके से ये फर्स्ट टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 1848। 1830 और 1848 के बीच का रिवॉल्यूशन जो है वो हम पढ़ेंगे कि यूरोप में कैसे कैसे रिवॉल्यूशन हुए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जितना अधिक से ज़्यादा होता है आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।